रिहाई बदलो जिंदगी। बस खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर आमिर रियाज आपको प्रोग्राम रिहाई में खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि हम आज इस बात को समझें कि एक बड़ी लानत हमारे बच्चों को हलाकत की तरफ लेकर जा रही है। दरअसल बहुत ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि नशे के बंधनों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जब कोई भी शख्स नशे का आदी हो जाता है या नशे में जकड़ा जाता है तो उसकी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो रीहैब सेंटर्स हैं, ऐसे अदारे जो नशे के आदी अफराद का इलाज करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अदारों में एज ए काउंसलर काम किया है। इनका बिलवास्ता डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है ऐसे लोगों से रहा जो नशे में जकड़े गए। इन्होंने अपनी काविश से, अपनी काउंसलिंग से, अपनी गुफ्तगू और बातचीत के वसीला से उनको नशे की लानतों से निकालने की कोशिश की। जी हाँ, मेरे साथ आज गेस्ट ऑफ ऑनर है मलिक आसिफ। मलिक आसिफ, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं नाजरीन से हम गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं भाई साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपका बड़ा थैंक्सफुल हूँ मैं कि आपने यहाँ पे मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आपने यहाँ पे आने का मौका दिया मुझे। तो पहले तो मैं तकरीबन 6 साल मैंने काउंसलिंग की है अमीर क्लिनिक में और 4 साल मैंने की है शाह क्लिनिक में। तकरीबन 10 साल मैंने काउंसलिंग की है और अब मेरा बेटा होम में तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे काउंसलिंग कर रहा हूँ और मरीज़ों की सलाह कर रहा हूँ। तो शफा जो है वो खुदा ताला के हाथ में है और हम लोग सिर्फ हम वसीला हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। जी भाई आसिफ, मुझे ज़रा आप थोड़ा सा बताइए कि ये काउंसलिंग करना क्या होता है और किस तरह से आप ये जो नशे के आदी हो जाते हैं लोग, सबसे पहले ये नशे के आदी बन कैसे जाते हैं। एक अच्छा सेहतमंद नौजवान, एक पढ़ने लिखने वाला नौजवान, एक स्कूल जाने वाला नौजवान, एक अच्छा खिलाड़ी जो है, एक अच्छा म्यूज़िशियन जो है, ये क्या वजह है कि एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हुए लोग जो हैं नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं, ताकि मेरे नाज़रीन जो हैं इस बात को समझ सकें और अपने इर्द गिर्द देख सके कि नशा जो है एक सेहतमंद शख्स को किस तरह बीमार कर देता है और कैसे लोग हलाकत की तरफ चले जाते हैं। इसमें देखा गया है कि इसमें 3 किस्म के कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले होते हैं शुगल करने वाले, फिर आदी बनते हैं, फिर मरीज़ बन जाते हैं बाद में। तो स्टार्ट में तो जब ये नशा स्टार्ट करते हैं शुगली तौर पर करते हैं, किसी इवेंट्स पे कर लिया, शादी ब्याह होगी या कोई फंक्शन आ गया या कोई बर्थडे किसी की आ गई, इस मौक़ों के ऊपर वो शुगलन नशे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस चीज़ की आदत बनना शुरू हो जाती है। जैसे उनकी ये आदत बनना शुरू होती है तो वो फिर आदी की सफ़ में वो आ जाते हैं। फिर वो एडिक्ट की नहीं, आदी की सफ़ में वो आ जाते हैं, आदी बनते हैं। फिर वो इस तरह होता है कि वो रूटीन से नहीं कर रहे होते। 6 महीने बाद कर लिया, महीने बाद कर लिया, 15 दिन बाद कर लिया, फिर उनकी टाइम ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाती है। पहले सालों में होती है, फिर महीनों में आती है, फिर दिनों में आना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम आता है कि जब वो नशे का मरीज़ बनता है तो जो पेशेंट जो होता है तो वो रूटीन डेली बेसिस पे आ जाता है। वो डेली रूटीन में करना शुरू होता है। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए नशा हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम जो एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा हैं, हम जो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्कोहल और नशा जो है हमारे लिए एक बड़ा ख़तरनाक सा लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ को सुनते ही लोग एक दूरी बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अल्कोहल और नशा जो है ये ज़िंदगी बन जाता है। जिस तरह के आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि नशा जो है यूजुअली जो है ओकेजन्स यानी मौक़ों पर लोग करते हैं कि इसको एज ए फ़न, एज ए शुगल ले लेते हैं। बहुत दफ़ा देखा गया है कि लोग मुख्तलिफ ख़ास इवेंट्स पर शराब नोशी करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता और ख़ास तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि अल्कोहल कोई ऐसा नशा नहीं, इसको हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मेरी जो स्टडी है, मेरी जो सर्च है, मैंने ये जो देखा है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना, हद से ज़्यादा जो एतमाद है,
ये भी आपको एक ख़तरनाक हालत की तरफ ले जाता है कि मैं इसको जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, मैं जब चाहूँ इसको कर सकता हूँ। प्लीज़ नशे से खेलने की कोशिश ना कीजिए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये ऐसी स्पिरिट है जो आपको हलाकत की तरफ लेकर जा रही है। और कुछ लोगों के लिए नशा और अल्कोहल ज़िंदगी है। वो ये सोचते हैं, जो आज आदी हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि अल्कोहल या जो नशा है इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना बड़ा नामुमकिन सी बात है। और कभी अगर उनको छोड़ने की बात की जाए तो इसको मजाक समझते हैं, गरचे उनकी ज़िंदगी पर इसके बहुत से असरात हो रहे हैं। तो आसिफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक शख्स जब नशे का आदी हो जाता है या नशे की इस लानत में फंस जाता है तो उसके क्या असरात उसकी ज़िंदगी पर आते हैं? उसकी ज़िंदगी पर असरात तो बहुत सारे हैं, उसके फिज़िकली, मेंटली और आप कह लें कि सोशली और स्पिरिचुअली, ऑब्वियसली ये ऑफिस चारों पहलू उसके तकरीबन मुतासिर हुए थे। लेकिन जो जैसे आपने अभी बात की शराब पीने वाले समझते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि शराब पीने वाले के सबसे ज़्यादा डिनाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो समझते हैं कि हाँ डिनाइल। ज़रा इसको सादा ज़ुबान में मेरे नाज़रीन के लिए बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ जो हमारे उर्दू के व्यूवर्स हैं, पंजाबी के हैं, सादा ज़ुबान में कि डिनाइल क्या चीज़ है। डिनाइल में ये होता है कि हम हकीकत से लाशोरी तौर पर इस चीज़ को इनकार कर रहे होते हैं। हकीकत से इनकार करना, यानी जो चीज़ आप पे असर कर रही है, जिसके आपकी सेहत पर बुरे असरात हैं, आपकी रूहानियत पर बुरे असरात हैं, आपके जहन पर बुरे असरात हैं, आपके ख़ानदान पर, आप उसका इनकार करें। ये इसको हम हकीकत को मानते ही नहीं। हम कहते हैं ये ऐसी चीज़ है ही नहीं ये हम जब चाहे छोड़ दें। अब जैसे समटाइम इस तरह होता है कि शराब पीने वाले होते हैं, त्यौहार पे वो अक्सर लोग ना उस चीज़ को कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं करते। इस वजह से उनकी डिनाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे जब चाहे छोड़ सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि शराब की वजह से उनकी ज़िंदगी पे क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मुख्तलिफ़ ख़ास मौक़ों पर शराब नोशी करते हैं। हम शराब पे अभी बात कर रहे हैं, हम दीगर जो नशे हैं उन पर बात नहीं कर रहे। उन्होंने उस मौके पर नशा लिया। और यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ बात कि ये सिर्फ खुशी के मौक़ों पर नहीं, कुछ लोग गम के मौक़ों पर भी, जब वो सैड होते, जी मैं बड़ा उदास था, मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा रंजीदा था, मैं गम में था, तो इसलिए मैंने इस नशे का सहारा लिया ताकि मुझे इत्मीनान और सुकून मिले। तो बाज़ का लोग इवेंट पर तो कर लेते हैं और उसके बाद कुछ अरसा गैप आ जाता है, तो वो इसी में सेटिस्फाई हैं कि हम इसके आदी नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने कभी किसी ओकेजन पर लिया है दोबारा वो उसको रिपीट करेगा। और नशे की जो डेफिनेशन है, मैं उर्दू में बताता हूँ, इंग्लिश में नहीं अभी बता रहा, कि इसकी जो डेफिनेशन है वो है ये कि आप सबसे पहले किसी चीज़ को लेते हैं, वो आपको सुकून देती है, आपको अच्छा लगता है, फिर आप उसको दोहराते हैं, दोबारा करते हैं, और फिर जब आप उसको बार बार करते हैं तो आप उसके आदी बन जाते हैं। इसलिए बड़े बाखबर रहिए कि ये नशा जो है एक ऐसी स्पिरिट है कि वक्ती तौर पर तो अच्छा भी लगता है और हम सोचते हैं कि हम छोड़ सकेंगे, लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ खींच के ले जाएगी। आसिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक नशे का जो आदी शख्स हो जाता है, जिस्मानी तौर पर उस पर क्या इसका असर पड़ता है? सबसे पहले तो उसका वो जो जब नशा स्टार्ट करता है, वो तो जब नशा ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर देता है तो उसके सबसे पहले बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। उसके सबसे पहले उसकी बॉडी जो उनसे वीक होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सॉरी मैं एक बात ऐड करूँगा आपकी इस बात से, जब ज़्यादा करना शुरू, तो क्या जब लोग थोड़ा थोड़ा अगर करते रहते तो रूटीन में, तो क्या वो उनके जिस्म पर थोड़ा असर नहीं करता? थोड़ा नशा जिस्म पे असर नहीं करता? सर वो असर करता है, लेकिन उस तरह नहीं करता जैसे जब मरीज़ बन जाता है ना बंदा, उसके बाद जो इफेक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा करता है उसमें। लेकिन क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि नशा जो है, यानी थोड़ा भी जहर जो है हलाक कर डालेगा, और कई वो कहते हैं स्लो पॉइजन, ठीक है, स्लो पॉइजन क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता मारता है। एक जहर है वो तेज़ है, वो फ़ौरन मार देता है। तो नशा तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार बढ़ती है। फ़र्ज़ करें कोई शख्स है, वो सिगरेट शुरू करता है शुगल में अपने दोस्तों के साथ, पहले वो सिर्फ पफ लेते हैं। हम लोगों ने भी एक कॉलेज टाइम गुजारा है कि लोग एक सिगरेट ले लेते थे तो वो 4-5 का ग्रुप पफिंग करते थे, कईयों को पीनी भी नहीं आती थी, वो मुंह से धुएं निकालते थे। वो एक शुगल था उनका। लेकिन उसी शुगल को बाद में पैकेट्स में वो चेंज हो गया, लोग उसके ज़्यादा आदी हो जाते हैं। क्या
थोड़ा या ज़्यादा, दोनों ही सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है? नहीं, ख़तरनाक तो हैं, लेकिन जब पेशेंट जब बनता है, जब नशे का मरीज़ बन जाता है, फिर उससे अपनी वक़्त जगह मकदार पे कंट्रोल नहीं रहता। ये सबसे बड़ी फर्स्ट ऑफ निशानी जो पहले मैं रीज़ की है ना, सबसे पहले निशानी भी यही है कि उसे अपनी वक़्त जगह मकदार पे कंट्रोल। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा जो सवाल है, जिस्मानी तौर पर एक सेहतमंद शख्स जो है, जब वो नशा लेता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? उसके अंदर अब नॉर्मलिटी आ जाएगी, अब नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल उसके अंदर वो लाजमी उसके अंदर अब नॉर्मलिटी है। मैं यहाँ पर अपने जो गेस्ट हैं आसिफ साहब, उनकी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि जिस्मानी तौर पर जो इफ़ेक्ट्स हैं, लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है सबसे पहले, उनके जहन पर इसका इस कदर असर पड़ता है कि उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जो जहनी सलाहियतें होती हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो पहले तो वो बड़े अच्छे मार्क्स ले रहा है, फ़र्ज़ करें मैट्रिक तक वो किसी ड्रग्स में नहीं था, किसी नशे में नहीं था, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा क्लास 1 से 10th तक तो वो हायर ग्रेड्स में रहा, लेकिन जब वो कॉलेज में गया, उसने ड्रग्स से उसकी वाकफियत हुई, ड्रग्स उसने लेने शुरू किए, तो उस पर मेंटल ये अटैक्स आएंगे कि उसके जो ग्रेड्स हैं वो गिरना शुरू हो जाए। सो मेंटली वो नीचे जाता है। हेल्थ जो है लोगों की अच्छी खासी होती है, कमज़ोर हो जाती है, वो अपने फिज़िकल काम जो है उस तरह नहीं कर सकते जिस्मानी, जिस तरह से एक सेहतमंद शख्स कर सकता है। तो बड़ा निशान जो मैं देखता हूँ कि एक नशे के आदी जो फ़र्द है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। जब एक शख्स ने खाना ही कुछ नहीं, सिर्फ नशे ही करना है, नशे ही करना है, तो जिस्मानी तौर पर वो वीक हो जाएगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है, काम करने की सलाहियत है, वो भी खत्म। बॉडी में भी काफ़ी चेंज आई थी, जैसे सांस का मसला बहुत ज़्यादा उसके बन जाता है, सांस का मसला बन जाता है, दमे का मसला हो जाता है, फेफड़े उसके ख़राब हो जाते हैं, लंग्स जाते हैं। अगर वो नशा कर रहा है, अगर वो कोई इंजेक्शन लगाने वाला है या कोई और नशा करने वाला है, तो जब इंजेक्शन किसी का जूठा इंजेक्शन किसी का यूज़ कर लेता है, वो किसी की सिरिंज इस्तेमाल कर लेता है, उससे हेपेटाइटिस भी हो सकती है, HIV भी हो सकती है। HIV बहुत ज़्यादा पेशेंट जो आजकल देखने में आ रहा है कि हर चौथा पाँचवां पर इंजेक्शन लगाने वाला वो HIV का। मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, आसिफ साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि 98% जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, नशा करने वाले लोग, वो HIV यानी एड्स का शिकार है और हेपेटाइटिस, क्योंकि वो सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं। सो जिस्मानी तौर पर उनकी हेल्थ में जो एडिक्ट्स हैं, ये चेंजेस आते हैं कि एज़मेटिक सांस का मसला हो गया, लंग्स ख़राब हो जाते हैं और जिस्म में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि वो उनको आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ लेकर जाती है। सो आसिफ साहब, जिस्मानी तौर पर तो हमने देखा कि लोग जो हैं वो वीक हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि तू तो उनजदा रहा ही नहीं है, लोगों की हालत बिगड़ जाती है। सो नफ्सियाती तौर पर इसका क्या असर पड़ता है? नफ्सियाती तौर पर सबसे पहले ये होता है कि उसके अंदर सबसे पहले जो आंसर जो आता है ना, गुस्से का आंसर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, गुस्सा ज़्यादा शुरू कर देता है, छोटी छोटी बात का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देता है और बात इतनी कोई भी नहीं होती, लेकिन बात से बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो फीलिंग लेस भी हो जाता है, उसे किसी की कोई फीलिंग नहीं होती, या ना उसको माँ है या बाप है या बहन है या ये लफ्ज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका। हाँ जी, कि एक नशा करने वाला शख्स जो है वो फीलिंग लेस हो जाता है, यानी उसके अंदर उसके जज्बात मर जाते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है और आप भी जानते होंगे कि जो नशे के आदी हो जाते हैं उनको फ़िक्र नहीं रहती। कई ऐसी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, आने वाले दिनों में लोग आएंगे और वो अपनी कहानी सुनाएंगे कि वो किस तरह से जब वो नशे के आदी थे तो अपने बच्चों के मुंह से दूध तक छीन कर तो वो बाहर बेचकर नशा करते थे। ऐसे ऐसे ख़तरनाक और भयानक स्टोरीज़ हैं जो शायद ऑन टेलीविज़न उनको बयान नहीं किया जा सकता कि नशा करने वाला शख्स जो है नफ्सियाती मरीज़ बन जाने के बाद किस तरह से अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ख़तरनाक बन जाता है। सो ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी नशे की सूरत में हमारे माशरे में और हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो नफ्सियाती तौर पर बीमार हैं, वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो उनके लिए सबसे बड़ा टूल जो है वो दुआ है। उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद नशे के बंधनों से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को आज़ाद कर। फिर मेडिकली, प्लीज़ मेडिकली भी ये ट्रीटमेंट जो है ये बड़ा ज़रूरी है और इंटरनेशनली ये ट्रीटमेंट जो है चंद महीनों या दिनों का नहीं, एक लॉन्ग प्रोसीजर है। सो लोग आपके घर के लोग दीगर भी तो बीमार हो जाते हैं। सो नशे का जो मरीज़ है ये बीमार है, इसको आपकी ज़रूरत है। सो नफ्सियाती तौर पर लोग बीमार हो जाते हैं,
एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन इनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, और फिर ये खालीपन का बहुत एहसास होता है और तन्हाई पसंद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अकेले हो जाते हैं, अकेले तन्हाई के। आप सारे फैमिली अगर एक जगह पे है तो इन्होंने छत पे हो जाना, अगर छत पे कोई आ गया तो अकेले कमरे में हो जाना, अगर ज़्यादा घर में कोई मेहमान आ गए तो घर से बाहर चले जाना, क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे। और नशा किया होता तो उनकी फीलिंग होती है कि नशा करने के बाद उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे जाके, तो इस वजह से उनकी फीलिंग टोटल नेगेटिव हो जाती है और पॉजिटिविटी की तरफ जाते ही नहीं। जो भी उन्हें सोचना नेगेटिव ही सोचना। अगर घर में उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है नफसियाती तौर पे हैशपिन वालों के साथ, कि उन्हें शक और वहम की बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये जो उनसे ना ये बीमारी उनके अंदर आ जाती है। तो ये शक जो है ये रिगार्डिंग अपने बारे में होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, या शक वो फर्ज करे कोई मैरिड अपनी बीवी पे करता है, अपने माँ बाप पे, किस पे वो शक वो किसी पे भी कर सकता है शक। घर में अगर घर में देखेंगे बैठे हुए हैं माँ बाप आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, बहन भाई बातें कर रहे हैं, दूर बैठा है, वो समझेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि वो शायद वो अपनी बात कर रहे हैं। ये नफसियाती असर उसका है। अगर उसकी बीवी थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही है, बाजार से कुछ लेके आ रही है, या किसी अपने कज़न को मिल रही है, फ़ोन पे बात कर रही है, उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो गलत हो गई है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है। नाजरीन मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आसिफ साहब ने भी बात की है, ख़ास तौर पर अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ख़ास तौर पर चरस का आदी, ये ख़ास तौर पर प्रोमिनेंट जो जिस बात को वाज़िया बता रहे हैं कि जो चरस का आदी हो जाता है, ऐसा शख्स जो चरस पीता है या लेता है या उसका आदी हो गया है, कि उसके अंदर नफसियाती तौर पर ये बीमारी आ जाएगी कि वो शक करता है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं, शायद अभी तक आपका घराना बचा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो शक की वजह से टूट गए हैं, और आप नहीं जानते कि आपका अपने ख़ानदान को तोड़ना आपकी बीवी और आपके बच्चों के लिए किस कदर दर्दनाक बनेगा या उनके लिए तकलीफ़देह होगा। सो अगर आज आपके पास टाइम है, अगर आप चर्च के आदी हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने खून की कुदरत से आपको आज़ाद कर सकता है। मेरे भाई, अपने मुंह से इकरार कर, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर, वो तुझे और तेरे ख़ानदान को शिफा देगा और तेरा तौबा करना तेरी ख़ानदानी ज़िंदगी को बचाएगा। जी आसिफ साहब। और इसके अलावा और नफसियाती और बड़ी चीज़ें चेंज होती हैं कि वो चोरी करना स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉड करता है, धोखा देता है, और वो झूठ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस वक्त किस कंडीशन में है। तो अगर आप उसे बेहतर करना चाहते हैं तो वो आप उसे किसी काउंसलिंग या उसे किसी रिहैब में जाने की उसे ज़रूरत है। आसिफ साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि चूँकि नफसियाती तौर पर दिमाग में एक बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो नशे के आदी शख्स से बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बात काउंसलिंग की कर रहे हैं, सो आपके नज़दीक बेस्ट काउंसलर जो एक फ़र्ज़ करें हर कोई किसी अदारे में नहीं जा सकता, तो बेस्ट काउंसलर यानी काउंसलिंग करने वाला या बातचीत करने वाला या समझाने वाला एक नशे के आदी फ़र्द का कौन हो सकता है? सर, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले तो उसे ड्रग फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ड्रग फ्री नहीं होगा तब तक वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा। अच्छा। जब तक उसके अंदर से वो जो केमिकल उसके ब्रेन में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, जब तक वो केमिकल उसके बॉडी में से निकलेगा नहीं, वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि उसे आप किसी रिहैब में जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिहैब में जाएगा तो उसकी बॉडी में से वो केमिकल की वो ब्रेक लगेगी नशे की, उसके बाद फिर हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो आपकी बात सुनने के काबिल होगा। लेकिन आसिफ साहब, ठीक है, आज चूँकि आपका ताल्लुक़ ऐसे रीहैब सेंटर्स, ऐसे अदारों से रहा है जहाँ पर मेडिकली भी ट्रीटमेंट की जाती है, सो आपके ख़्याल में जो स्पिरिचुअल थेरेपी है, रूहानी जो काउंसलिंग है या रूहानी तौर पर किसी की मदद करना है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो ये समझता हूँ कि उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। रूहानियत जो है वो जो जब तक आप रूहानियत के ज़रिए अगर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उसके मेडिसिन से भी ज़्यादा इफेक्ट करता है उसके लिए। जी नाज़रीन, आसिफ साहब मेरे साथ एग्री करते हैं। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा रीहैब सेंटर ना हो, ऐसा अदारा ना हो जहाँ पर आप अपने किसी अजीज़ को भेज सकें, या आप ख़ुद अगर इस बीमारी का शिकार हैं आप जा सकें। तो अब मेरे नज़दीक सबसे जो बेहतर जगह है, आप अपने कलीसिया, अपने चर्च में जाएँ, खादिम जो आपके हैं, जो पादी साहब हैं, उनके पास जाएं, उनके सामने अपनी कमज़ोरी का इकरार करें, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। खुदावंद के साथ वक्त गुजारना, मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ। मेरे साथ मेडिकल के लोग भी बैठे हैं और शायद कई लोग डिसएग्री करेंगे, बट
मेरा जो बिलीव है कि आप सच्चाई से मसीह के पास आएँ, वो आपको नशे की लानतों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देगा। मौका है। आसिफ साहब, आपके साथ बड़ी मुफीद और बाबरकत गुफ्तगू हुई है। मेरे नाजरीन ने आज आपकी इस बैठक में, आपकी सिटिंग में बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह से एक नशे का जो आदी फ़र्द है वो जिस्मानी तौर पर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर आसिफ साहब ने बताया कि एक नशे का आदी फ़र्द जो है वो ज़हनी तौर पर, मेंटली वो किस तरह से सिक हो जाता है। फिर उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअल चर्च से आइसोलेशन है, चर्च से निकल जाना है, दुआ में ना टिकना है। लेकिन अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक नशे का आदी फ़र्द अगर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए तो आप इस लानत से रहाई पा सकते हैं। मैं पुरुमीद हूँ कि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बरकत का बाइस है। मेरे अज़ीज़ों, इस प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम रहाई के साथ जुड़े रहिए और हमेशा की तरह कहूँगा, बदलो ज़िंदगी को। रिहाई, बदलो ज़िंदगी।